डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक बार कहा था, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक माध्यम है और इसकी आत्मा हमेशा युग की आत्मा होती है। ये काफी गहरी बात है ना? बिल्कुल, बहुत गहरी बात है। और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा विषय है भारत का संविधान, मतलब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की एकदम बुनियाद। सही कहा। हम समझेंगे कि ये कैसे बना, इसकी खास बातें क्या हैं और इसका सफर कैसा रहा है। हमारा मकसद है इसे सरल शब्दों में समझना, खासकर उन पहलुओं पर ध्यान देना जो प्रतियोगी परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये महज एक कानूनी किताब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक ऑर्गेनिक एंड ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट कहा है। ऑर्गेनिक एंड ब्रीदिंग मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो जिंदा है, सांस लेता है, जो समाज की बदलती जरूरतों के साथ खुद को ढाल सकता है। ये सिर्फ नियमों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि भारत की जो इतनी डाइवर्सिटी है उसको एक साथ जोड़ने वाला दस्तावेज है। अच्छा, तो ये चर्चा हम दी एंड्यूरिंग स्पिरिट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अंशों के आधार पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो है वो लैटिन के कॉन्स्टिट्यूएर से आया है। कॉन्स्टिट्यूएर, हाँ, जिसका मतलब है स्थापित करना या टू सेट अप। तो बुनियादी तौर पर ये किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ। हाँ, ये वो फ्रेमवर्क है, वो ढांचा जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। और इसमें सरकार के जो अंग हैं, जैसे विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो लागू करती है, और न्यायपालिका जो न्याय करती है, इनकी शक्तियां, इनके कर्तव्य, इनकी सीमाएं सब तय होती हैं। और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य भी इसी में लिखे होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये नागरिकों को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स देता है और उनसे कुछ मौलिक कर्तव्यों, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज की अपेक्षा भी रखता है। और क्योंकि ये देश का सर्वोच्च कानून है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्पेशल लीगल सैंक्टिटी हासिल है। स्पेशल लीगल सैंक्टिटी मतलब ये कि कोई भी दूसरा कानून, कोई नियम या सरकारी आदेश अगर वो संविधान के खिलाफ जाता है तो अदालतें उसे रद्द कर सकती हैं, वो लागू नहीं हो सकता। और भारत का संविधान तो मैंने पढ़ा है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आज की तारीख में इसमें क्या क्या है? एक तो प्रस्तावना है, प्रियम्बल। फिर करीब 448 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स, जो 25 भागों मतलब पार्ट्स में बटे हुए हैं। 12 अनुसूचियां हैं, स्केड्यूल्स, और 5 परिशिष्ट अपेंडिसेस भी हैं। बाप रे, 448 आर्टिकल्स। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये ना तो पूरी तरह कठोर है, रिजिड, ना ही पूरी तरह लचीला, फ्लेक्सिबल। अच्छा, वो कैसे? मतलब इसमें कुछ चीजें बदलना मुश्किल हैं तो कुछ आसान, दोनों का मिश्रण है। इसीलिए इसमें समय के साथ बदलाव करना, यानी संशोधन, अमेंडमेंट करना संभव हुआ है। दुनिया में शायद सबसे ज्यादा संशोधन यही हुए। ये अपनाया कब गया और लागू कब हुआ, ये तारीखें अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। हाँ, ये जरूरी है। इसे संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, अडॉप्ट किया था। 26 नवंबर। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ओके। लेकिन ये पूरी तरह से लागू हुआ, एनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। इसी दिन भारत एक गणराज्य, एक रिपब्लिक बना, और इसी दिन इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जगह ली। अच्छा, ये 26 जनवरी की तारीख चुनने का भी कोई खास कारण था क्या? हाँ, बिल्कुल था। असल में 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत से पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी की घोषणा की थी। ओह, 1930 में। हाँ, तो उसी ऐतिहासिक दिन की याद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने के लिए चुना गया। ये याद रखना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। और संविधान सभा के अध्यक्ष? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब संविधान के कुछ मुख्य घटकों, कोर कंपोनेंट्स और उनके विकास पर बात करते हैं। शुरुआत में फंडामेंटल राइट्स तो थे, लेकिन उनमें भी बदलाव आए हैं, है ना? बिल्कुल। फंडामेंटल राइट्स संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्याओं से, इंटरप्रिटेशन से इनके दायरे को बहुत बढ़ाया है। खासकर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका दायरा तो बहुत ही ज्यादा विस्तृत हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात, पहले संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, वो भी एक फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 31 में। हाँ, था। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए इसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। अब ये पार्ट 12 में आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट है।
ये बदलाव परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, ये नोट करने वाली बात है। और फंडामेंटल ड्यूटीज वो तो बाद में जोड़ी गई थी शायद? सही कहा। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया था। 42nd अमेंडमेंट? हाँ, आर्टिकल 51A पार्ट IVA में। और इसकी प्रेरणा ली गई थी पूर्व सोवियत संघ USSR के संविधान से। ये नागरिकों के लिए कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, देश की एकता बनाए रखना वगैरह। लेकिन ये राइट्स की तरह एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब कोर्ट नहीं जा सकते? नहीं, ये एनफोर्सेबल नहीं है, ये नैतिक कर्तव्य हैं। अच्छा, एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, यानी मूल ढांचे का सिद्धांत। ये क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के एक बहुत प्रसिद्ध केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला मामले में दिया था। केशवानंद भारती केस? हाँ, कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और ये मूल ढांचा क्या है, क्या कोर्ट ने बताया? कोर्ट ने इसे पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया है, बल्कि समय समय पर अपने फैसलों से बताया है कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, ये सब। तो ये सिद्धांत एक तरह से संविधान की आत्मा को मनमाने बदलावों से बचाता है। समझ गई। और संविधान में बदलाव करने की शक्ति यानी अमेंडमेंट पावर, आर्टिकल 368, इसका इस्तेमाल भी खूब हुआ है। हाँ, बहुत हुआ है। अब तक 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। 100 से ज्यादा? हाँ, जो दिखाता है कि हमारा संविधान वक्त के साथ कदम मिलाने में सक्षम है। वो जो 42nd अमेंडमेंट था 1976 का, वो तो इतना बड़ा था कि उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, उसमें प्रीएम्बल में बदलाव हुए, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गईं और भी बहुत कुछ हुआ था। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स थे, जो संशोधनों और व्याख्याओं के बाद आज बढ़कर 448 तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसके ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन पर नजर डालते हैं। आखिर इस संविधान की जरूरत कैसे पड़ी और इसकी नींव कैसे रखी गई? कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है, आप कह सकते हैं, व्यापार से। 1600 में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो व्यापार करने भारत आई थी। लेकिन धीरे धीरे, खासकर 1765 में जब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। दीवानी? इसका मतलब क्या था उस समय? हाँ, दीवानी का मतलब था टैक्स मतलब या राजस्व वसूलने का अधिकार, कलेक्ट रेवेन्यूज, और दीवानी मामलों मतलब सिविल केस में न्याय करने का अधिकार, सिविल जस्टिस। अच्छा, टैक्स और सिविल जस्टिस? हाँ, और इसके बाद कंपनी को निजामत यानी आपराधिक न्याय, क्रिमिनल जस्टिस का अधिकार भी मिल गया। तो अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो एक राजनीतिक शक्ति बन गई। और यहीं से ब्रिटिश सरकार को लगा कि भाई कंपनी के कामों को नियंत्रित करने, रेगुलेट करने की जरूरत है। और यहीं से शुरू हुआ एक्ट्स का सिलसिला। पहला बड़ा एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बिल्कुल, ये ब्रिटिश संसद का पहला कदम था कंपनी के मामलों को रेगुलेट करने का। इसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले थे। वॉरेन हेस्टिंग्स? हाँ, और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कर दिया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत हुई। ये भारत में एक केंद्रीय प्रशासन, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव डालने की कोशिश थी। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। इसमें क्या खास था? इसमें खास ये था कि इसने पहली बार भारत में कंपनी के कब्जे वाले इलाकों को ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा, यानी ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र माना। अच्छा, ये पहली बार हुआ? हाँ, और इसने कंपनी के राजनीतिक, पॉलिटिकल और वाणिज्यिक, कमर्शियल कामों को अलग कर दिया। राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इससे भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और मजबूत हुआ। फिर 19वीं सदी में चार्टर एक्ट्स आए। 1833 के एक्ट को सेंट्रलाइजेशन की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है। बिल्कुल, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले थे। लॉर्ड बेंटिंग? और देश की सारी नागरिक और सैन्य शक्तियां उसमें केंद्रित कर दी। इसने कंपनी को पूरी तरह एक प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। अब उसका व्यापारिक काम लगभग खत्म हो गया। और 1853 के चार्टर एक्ट ने पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कामों को अलग किया। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण था। इसने गवर्नर जनरल की काउंसिल के
विधायी यानी कानून बनाने वाले और कार्यकारी यानी लागू करने वाले कामों को अलग कर दिया। एक तरह से भारत के लिए एक छोटी संसद जैसी इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई और सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन की शुरुआत भी इसी एक्ट से हुई। ये भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। लेकिन फिर 1857 का विद्रोह हुआ और सब बदल गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। हाँ, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने यानी महारानी ने भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। कंपनी खत्म। हाँ, अब भारत का शासन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के जरिए चलना था, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की काउंसिल ऑफ इंडिया बनी और भारत के गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय कहा जाने लगा। वाइसरॉय? हाँ, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने। ये सारे पॉइंट्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइसरॉय, क्राउन रूल, ये एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद भारतीयों को शासन में थोड़ी भागीदारी देने की कोशिशें हुई। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 और 1909। हाँ, कोशिशें तो हुई। 1861 के एक्ट ने कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर। 1909 के एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। हाँ, इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का आकार बढ़ाया और पहली बार भारतीयों को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी जगह दी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय सदस्य थे। अच्छा, लेकिन इसी एक्ट ने एक बहुत विवादास्पद चीज शुरू की, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स। इसका क्या मतलब था, पृथक निर्वाचक मंडल? ये बहुत सुना है। इसे भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने और फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा माना गया। इसके बहुत दूरगामी नकारात्मक परिणाम हुए। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। समझ गए। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इसमें डायरकी शुरू हुई थी। हाँ, डायरकी यानी द्वैध शासन। इस एक्ट का लक्ष्य था भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना। इसने प्रांतों में डायरकी लागू की। प्रांतों में, केंद्र में नहीं? नई प्रांतों में। इसका मतलब था कि प्रांतीय विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, रिजर्व्ड यानी आरक्षित और ट्रांसफर्ड यानी हस्तांतरित। रिजर्व विषय जैसे वित्त, पुलिस, वो गवर्नर के पास रहे जो ब्रिटिश थे, और ट्रांसफर्ड विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, वो भारतीय मंत्रियों को दिए गए जो विधायिका के प्रति जवाबदेह थे। अच्छा, तो कुछ शक्ति मिली। हाँ, कुछ हद तक। और केंद्र में पहली बार 2 सदन वाली विधायिका बनी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। वोटिंग का अधिकार भी थोड़ा बढ़ाया गया, पर अभी भी बहुत सीमित था, लगभग 10% आबादी को। लेकिन इन सुधारों से भी भारतीय संतुष्ट नहीं हुए और फिर साइमन कमीशन आया। हाँ, 1927 में साइमन कमीशन बना 1919 एक्ट की समीक्षा करने के लिए कि ये कैसे काम कर रहा है। लेकिन इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं था। कोई भारतीय नहीं? हाँ, इसीलिए इसका जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे। लाला लाजपत राय की इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। खैर, इसकी रिपोर्ट 1930 में आई और फिर लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, जिनमें भारतीय नेता भी शामिल हुए। इन्हीं सब चर्चाओं के आधार पर बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये एक्ट तो हमारे आज के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। बिल्कुल, ये ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा और आखिरी संवैधानिक सुधार था। बहुत डिटेल एक्ट था ये। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और रियासतें दोनों शामिल हों। हालांकि ये फेडरेशन कभी बन नहीं पाया क्योंकि रियासतें शामिल नहीं हुई। अच्छा। इसने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा: फेडरल लिस्ट, केंद्र के विषय; प्रोविंशियल लिस्ट, प्रांतों के विषय; और कंकरेंट लिस्ट, दोनों के विषय। ये व्यवस्था आज भी हमारे संविधान में है। हाँ, है। इसने प्रांतों में डायरकी खत्म करके उन्हें स्वायत्ता, ऑटोनॉमी दी। केंद्र में डायरकी लागू करने का प्रस्ताव था, पर वो लागू नहीं हुआ। एक फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत 1937 में हुई और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया। काफी बड़े बदलाव थे। इसके बाद विश्व युद्ध शुरू हो गया और स्वतंत्रता संग्राम तेज हुआ। फिर क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946 आए। इनका क्या उद्देश्य था? देखिए, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। क्रिप्स मिशन 1942 में इसलिए आया क्योंकि ब्रिटेन को युद्ध में भारत का सहयोग चाहिए था। अच्छा, युद्ध के लिए? हाँ, इसने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने और संविधान बनाने के लिए एक निर्वाचित सभा बनाने का वादा किया,
लेकिन इसके प्रस्ताव ऐसे थे कि न कांग्रेस मानी न मुस्लिम लीग। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक कहा था। पोस्टेड चेक। हाँ। फिर युद्ध खत्म होने के बाद 1946 में आया कैबिनेट मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य था सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाना और संविधान सभा के गठन का रास्ता तैयार करना। इसी मिशन की योजना के आधार पर हमारी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चुनी गई, जिसने आखिरकार संविधान बनाया। और आखिरकार इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ। हाँ, ये आखिरी एक्ट था ब्रिटिश संसद का भारत के लिए। इसने 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद और विभाजित कर दिया। भारत और पाकिस्तान दो नए स्वतंत्र डोमिनियन बने। पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। रियासतों को आज़ादी दी गई कि वे भारत या पाकिस्तान में मिलें या स्वतंत्र रहें। दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपना अपना संविधान बनाने की पूरी शक्ति दी गई। और इसी के साथ भारत में ब्रिटिश राज का अंत हुआ। नेहरू जी का वो प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इसी रात का है। क्या सफर था। तो ये तो थी संविधान तक पहुंचने की लंबी यात्रा। अब बात करते हैं उस सभा की जिसने ये ऐतिहासिक काम किया, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके चुनाव कैसे हुए और इसका स्वरूप क्या था? हाँ, तो जैसा मैंने बताया, संविधान सभा के सदस्य कैबिनेट मिशन प्लान के तहत चुने गए थे। ये चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं हुए थे। डायरेक्टली नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली हुए थे। जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, प्रोविंशियल असेंबलीज, उनके सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के प्रतिनिधि थे और जो रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स, उनके नामांकित सदस्य भी बाद में शामिल हुए। इसमें कौन कौन लोग थे, मतलब पार्टियां? इसमें कांग्रेस पार्टी का बहुमत था, जाहिर है, लेकिन अन्य दलों और समुदायों के प्रतिनिधि भी थे। मुस्लिम लीग ने शुरू में भाग लिया, फिर बहिष्कार कर दिया जब पाकिस्तान की मांग मान ली गई। इसमें हर वर्ग, हर क्षेत्र से लोगों को लाने की कोशिश की गई थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो शुरू में बंगाल से चुने गए थे, विभाजन के बाद बॉम्बे से चुने गए और एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली बैठक कब हुई और कुल कितना समय लगा संविधान बनाने में? ये फैक्ट्स एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं। हाँ, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। और कुल समय लगा, जैसा हम सब जानते हैं, 2 साल 11 महीने और 17 दिन। 2 साल 11 महीने 17 दिन, काफी लंबा समय। हाँ, बहुत मेहनत लगी। संविधान बनाने के लिए कई समितियां, कमिटीज बनी थीं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। हाँ, काम को बांटने के लिए लगभग 22 समितियां थी। कुछ बड़ी थी, कुछ छोटी। जैसे यूनियन पावर्स कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। लेकिन निस्संदेह सबसे प्रमुख थी ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बिल्कुल। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका काम था विभिन्न समितियों के प्रस्तावों के आधार पर संविधान का मसौदा, ड्राफ्ट तैयार करना। इसमें अम्बेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे। N. गोपालस्वामी अय्यंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तर, जिनकी जगह बाद में N. माधवराव आए, और D.P. खेतान, जिनकी मृत्यु के बाद T.T. कृष्णमाचारी आए। इनके नाम भी कभी-कभी पूछ लिए जाते ये हैं। 7 सदस्य जरूरी हैं। हाँ। और डॉक्टर अंबेडकर का योगदान इसमें सबसे ज्यादा माना जाता है। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान सभा में एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव भी पास हुआ था। आपने शायद पहले जिक्र किया था। हाँ, किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। ये प्रस्ताव एक तरह से संविधान की आत्मा या उसका दर्शन, उसकी फिलॉसफी था। इसमें क्या-क्या बातें थीं? इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक बनाने का संकल्प था। ये कहा गया कि सारी शक्ति और सत्ता जनता से मिलेगी। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय होंगे। देश की एकता बनाए रखी जाएगी और भारत विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देगा। ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग था। हाँ, और इसी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के आधार पर बाद में संविधान की प्रस्तावना, प्रेएम्बल तैयार हुई। इसे सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपना लिया था। और फिर ड्राफ्ट बनने के बाद उस पर बहस हुई और आखिरकार संविधान को अपनाया गया
26 नवंबर 1949 को। हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में पेश किया। उस पर जनता से सुझाव मांगे गए, बहस हुई, कई संशोधन हुए। फिर दूसरा ड्राफ्ट आया, उस पर क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हुई, 3 रीडिंग्स हुई और अंत में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया। उस दिन प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अच्छा, शुरू में 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। हाँ, मूल संविधान में नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद जैसे कुछ प्रावधान तो 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए थे। बाकी का पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक और दिलचस्प पहलू पर। हमारे संविधान पर अक्सर ये आरोप लगता है कि ये उधार का थैला है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें कितनी सच्चाई है? कौन से देशों से क्या लिया गया है? हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। देखिए, ये कहना कि ये सिर्फ उधार का थैला है, ये थोड़ी ज्यादती होगी। हाँ, ये सच है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। 60 देश। हाँ, और जहां से भी उन्हें कोई अच्छी चीज मिली जो भारत की परिस्थितियों के अनुकूल लगी, उसे अपनाने में उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। लेकिन ये सिर्फ नकल नहीं थी, उन्होंने उन प्रावधानों को भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाला भी। हाँ। तो कुछ प्रमुख स्रोत और विशेषताएं देख लेते हैं, ये एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ बिल्कुल, कहाँ से क्या लिया? सबसे बड़ा प्रभाव तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही है। संघीय ढांचा, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, ये सब वहीं से लिए गए। ओके, गौवी एक्ट 1935। और देशों से? ब्रिटेन, यूके से हमने संसदीय प्रणाली ली, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और रिट्स। ब्रिटेन से काफी कुछ लिया। हाँ, फिर यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से, ये जरूरी है। हाँ, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीएसपी लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, मेथड और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। डीएसपी आयरलैंड से, ठीक है। कनाडा से हमने एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था ली, फेडरेशन विद अ स्ट्रांग सेंटर, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ऑस्ट्रेलिया से? ऑस्ट्रेलिया से कांग्रेंट लिस्ट, समवर्ती सूची ली, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, व्यापार, वाणिज्य की स्वतंत्रता और संसद की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का प्रावधान। जर्मनी से? जर्मनी के वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स का निलंबन, सस्पेंशन का प्रावधान लिया। साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। जापान? जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर? यूएसएसआर। अब रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य लिए और प्रियम्बल में जो न्याय का आदर्श है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उसकी प्रेरणा भी वहीं से ली। और फ्रांस से? फ्रांस से रिपब्लिक, गणतंत्र का विचार लिया और प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए। वाह, तो ये सिर्फ नकल नहीं थी, बल्कि दुनिया भर के अनुभवों से सीखकर, सोच समझकर अपनाई गई चीजें थीं। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन हमने दूसरों की गलतियों से सीखा है और जो अच्छा लगा उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनाया है। और इन्हें जरूरत के हिसाब से बदला भी गया है, संशोधनों, अमेंडमेंट्स के जरिए। आपने बताया 100 से ज्यादा हो चुके हैं। कुछ सबसे महत्वपूर्ण संशोधन कौन से रहे हैं जिनका जिक्र जरूरी है? हाँ, कुछ संशोधन तो बहुत ही लैंडमार्क रहे हैं। जैसे पहला संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट, जो 1951 में ही आ गया था, आजादी के तुरंत बाद। क्यों? हाँ, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन जैसे भूमि सुधारों को लागू करने में कानूनी अड़चनें आ रही थीं। तो इस संशोधन से अभिव्यक्ति की आजादी पर कुछ और उचित प्रतिबंध लगाए गए, जैसे लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध और भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9th शेड्यूल जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची। हाँ, फिर 42nd अमेंडमेंट 1976 इमरजेंसी के दौरान हुआ था। इसे तो मिनी संविधान कहते ही हैं। प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी शब्द जोड़े गए। पार्ट IVA में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गईं। DPSPs में भी कुछ नए सिद्धांत जोड़े गए,
जैसे समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, आर्टिकल 39A। लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल कर दिया गया, जिसे बाद में फिर 5 साल किया गया। काफी कुछ बदला था इसमें। हाँ, इसीलिए इसके बाद आया 44th अमेंडमेंट 1978। इसने 42nd संशोधन के कई विवादास्पद प्रावधानों को पलट दिया। लोकसभा का कार्यकाल वापस 5 साल किया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इमरजेंसी के दौरान भी आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये बहुत जरूरी है। आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी में भी निलंबित नहीं होते। और स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूत किया। हाँ, पंचायती राज। और 86th अमेंडमेंट 2002 ने शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट बनाया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और हाल के वर्षों में 101st अमेंडमेंट 2016 से GST आया। इन संशोधनों से क्या पता चलता है संविधान के बारे में? ये यही दिखाता है कि हमारा संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं है, स्टैटिक नहीं है। ये एक गतिशील, डायनामिक, लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये समाज की बदलती ज़रूरतों, नई चुनौतियों और लोगों की आकांक्षाओं को अपने में समाहित करने की, अडैप्ट करने की क्षमता रखता है। और यही इसकी असली ताकत है, इसकी अडैप्टेबिलिटी, इसकी रेजिलियंस। तो संक्षेप में कहें तो हमारा संविधान एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया, गहन विचार विमर्श, विभिन्न देशों से ली गई प्रेरणाओं और समय के साथ हुए जरूरी बदलावों का नतीजा है। ये वाकई डॉक्टर अंबेडकर और पूरी संविधान सभा के सदस्यों की दूरदर्शिता और मेहनत का प्रमाण है। बिल्कुल, ये सिर्फ कानूनों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। इसकी आत्मा, जैसा कि हमने शुरू में कहा, मूल रूप से भारतीय है। इसमें न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर जोर है, और साथ ही दुनिया भर के जो अच्छे विचार हैं उन्हें भी जगह दी गई है। ये इसकी खूबसूरती है। So, what does this all mean? मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने भविष्य की चुनौतियों का अंदाजा लगाते हुए एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो आज भी इतने सालों बाद भी प्रासंगिक है। हाँ, लेकिन दुनिया तो तेजी से बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, समाज बदल रहा है, पर्यावरण की चुनौतियां हैं, वैश्विक मुद्दे नए हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में हमारे संविधान को किन नई परिस्थितियों के अनुरूप ढलना पड़ सकता है बिना अपने मूल ढांचे को बदले। ये एक बड़ा सवाल है। ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल। इस विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी। सुनते रहिए द डीप डाइव।